देखो, सोल्वेंसी रेशियो लास्ट क्लास के अंदर में हम लोग लिक्विडिटी कर लिए थे, और अब बारी अपना सोल्वेंसी रेशियो का। सोल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस हो उसका लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी चेक करना। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी का मतलब कि एक बिजनेस के पास क्या इतना पैसा है कि अपना सारा वो डेट चुका सकता है। किस टाइप का डेट? जो लॉन्ग टर्म नेचर का हो, ऐसा डेट जो लॉन्ग टर्म हो, यानी कि 1 साल से ज्यादा वाला हो। तो उस टाइप का डेट को चुकाने के लायक क्या किसी कंपनी के पास पैसा है, इस चीज को चेक करना हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्वेंसी रेशियो निकालना, या फिर किसी कंपनी का सोल्वेंसी निकालना। लिक्विडिटी के अंदर भी हम लोग सोल्वेंसी निकाल रहे थे, पर वो कौन था? शॉर्ट टर्म था। और ये कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन towards stakeholder, particularly towards external stakeholders. They are essential long term in nature. वो कैसा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म नेचर का कोई भी मेरे पास डेट है, तो क्या उस ओब्लिगेशन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? क्या उस ओब्लिगेशन को हम लोग मिटा सकते हैं? तो इस चीज के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। अब बात करें हम लोग सोल्वेंसी रेशियो का, तो ये कितना टाइप का होता है? 4, है ना। सोल्वेंसी रेशियो कितना होता है? 4। पहला का नाम क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। दूसरा का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो 4 तरह का अपना रेशियो हो गया जो हम लोग चेक करेंगे यहां पे। डेट और अच्छा, डेट टू कैपिटल इंप्लॉय, ठीक है, वो भी वही तो प्रोप्राइटरी। हाँ बोलो। मिला। हम्म। तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, है ना। तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, या फिर डेट या लॉन्ग टर्म लोन्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट क्या क्या है? पहला क्या है? अपना डिवेंचर्स, है ना। तो डिवेंचर जो होता है ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। मॉर्गेज लोन अगर लॉन्ग टर्म का है, बैंक लोन, ठीक है, टर्म्स लोन, पब्लिक डिपॉजिट, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऐसा कोई भी आइटम जो लंबा समय तक हमको चुकाना पड़े, उसका ऑब्लिगेशन मेरे पास लंबा समय तक रहे, तो इस टाइप का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। अब हम लोग इक्विटी या शेयर होल्डर फंड का बात करें तो क्या क्या इसके अंदर में आता है? इसके अंदर में कई आइटम्स आ रहा है। पहला, शेयर होल्डर फंड, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? राइट ऑफ हो जाता है, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में, है ना। तो इसलिए उसको यहाँ पे लिस्ट किया जा रहा है। तो कुछ आइटम इक्विटी का आ गया, और कुछ आइटम अपना लॉन्ग टर्म डेट का आ गया। तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड में अगर हम लोग इक्विटी कर दे, तो इस तरह से मेरा डेट इक्विटी रेशियो निकल जाता है, ठीक है। और इसका आइडल रेशियो क्या है? तो 2:1 का रेशियो है इसका आइडल। आओ तो कुछ सम्स बनाया जाए। अब देखो, टोटल एसेट्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि टोटल एसेट हम लोग को पता नहीं है, मतलब इक्विटी वाला हमको पता नहीं है, ठीक है, तो अगर इक्विटी पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? टोटल एसेट में माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी, तो जो बच गया वो अपने क्या बन जाता है? शेयर कैपिटल इंप्लॉयड। और उस कैपिटल इंप्लॉयड में दो आइटम आ रहा है, एक आ रहा है क्या? इक्विटी, और दूसरा आ रहा है क्या? लॉन्ग टर्म लोन। क्या हम लोग बनाए इस तरह से कभी? लास्ट क्लास में बनवाए थे हम। चलो फिर से बनाते हैं। तो ये अपना एक हो गया बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या आता है बोलो तो। इधर में आ गया नॉन करंट एसेट और यहां पे आ गया करंट एसेट, यहां पे आ गया एनसीएल और यहां पे आ गया सीएल और यहां पे क्या आ गया शेयर होल्डर फंड। ठीक, ये हम लोग को आता ही है। ये हो गया टोटल एसेट्स और ये अपना हो गया टोटल लाइबिलिटीज, है ना। टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज आ गया अभी। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखने वाला है कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और अगर ये दोनों चीज को मिला दिया जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये जो आइटम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ रहा है, एक जो हम अपना पैसा लगाए और दूसरा जो हम कहां से फंड किए हैं, कहीं बाहर से फंड किए लेकिन लॉन्ग टर्म नेचर का है। तो ये दोनों को मिला दिया तो क्या बोला जाता है, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है ना। अब अगर सोच के देखो क्वेश्चन के अंदर में तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया जाए, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी दे दिया जाए, तो क्या करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर तुमको एनसीएल दे दिया जाए और कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया जाए तो क्या हम लोग शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। जस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में एनसीएल को हटाएंगे तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो फॉर्मूला लिखने जाए तो बहुत फॉर्मूला होता है और हम लोग उसके पीछे जाने को फायदा है नहीं। तो सिंपली हम लोग को इतना ही याद रखना है कि इधर साइड में 2 आइटम और इधर में 3 आइटम, ये 2 आइटम को मिला के हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इतना याद है तो सारा फॉर्मूला अपने आप हम लोग को याद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो वहां पे लिखा हुआ था फॉर्मूला पैक में, वो यही लिखा हुआ था कि टोटल एसेट मेरा दे के रखा हुआ है, करेंट लाइबिलिटी दे के रखा हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी लेके रखा हुआ है, तो क्या हम लोग शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं, आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको उतार लो तुम लोग, याद रखना कि इसको कैपिटल इंप्लॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों को मिला दिया जाए। हाँ, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर ही सर तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट्स आ गया, जिसके अंदर में डिवेंचर्स है, बाकी जो भी है सब कुछ आ रहा है। एग्जाम में क्यों बनाएंगे, माइंड में तो रह जाएगा ये सब चीज, ठीक है। इनकेस अगर करना पड़ जाए तो कहीं साइड में, हाँ, इसको कहीं शो नहीं करना है। और कंपनी ऐसा बैलेंस शीट बनाता है क्या, नहीं, कंपनी तो पूरा वो हॉरिजॉन्टल बना रहा था, ये तो हम लोग फेमिलियर इससे बहुत ज्यादा है, इसके कारण से इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। उधार लिया, हो गया ना, क्या करना है उसका, हाँ है यहीं पे, वही लगा हुआ है। अब इतने दिन बाद आपको तो जगह तो पलटा हुआ दिखेगा। सोचो यहाँ से सामने से पार हो गए लेकिन कहीं आई नहीं कैमरा वोरा में। हाँ, हम तो किसी का भी मजाक उड़ा दे, हमको थोड़ी डर है, वरना इस पे खड़ा हो तुम आ रही है जैसे वर्ग, अरे ठीक है, इधर पे जब खड़ा हुई तो यहाँ तक आ रही है।
बाद में लोग वीडियो देख लेगा। ठीक है। कौन दीदी? ममता दीदी? अरे बीवी का खौफ किसको होता है? वो नौबत नहीं आ पाएगा मेरा केस में। आओ चलो बनाओ इसको। कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी हारे तो नहीं है। नाप लेना भाई। ठीक है। छोटा होगी तो फिर हार गए वर्षा से, और क्या। अभी रिकॉर्ड हो रहा है ना।
चलो देखिए आंसर कितना आएगा। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखा हुआ है, तो डेट और इक्विटी ढूंढना है। इक्विटी मिला, इक्विटी मिला, है ना, दो चीज मिल गया इक्विटी में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिला, तीन चीज मिल गया, ठीक है। और क्या मिला, 10% डिवेंचर्स, करंट एसेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। करंट एसेट का यहां पे कोई काम है क्या, नहीं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का काम है क्या, हाँ, माइनस करने के लिए, ठीक है। तो डिवेंचर कितना का है, 1,30,000, यानी कि मेरा जो डेट आ रहा है वो 1,30,000 का आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय इक्विटी, है ना। इक्विटी कितना हो गया, 5 लाख प्लस एक 6 लाख, 6 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया, 6,50,000 में से 10,000 का बचा कितना, कुछ गलती है क्या, तुम लोग का भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, मतलब अमाउंट थोड़ा अजीब लग रहा है हमको, इधर कम इधर बहुत ज्यादा लग रहा है ना, है कि नहीं। 0.20 आ रहा है, तो बहुत खराब रेशियो आ रहा है। ठीक है ना, 0.203:1। हाँ ठीक है, हाँ, तो आ गया तुम लोग का भी, बस इतना ही था। अगला सम, यहां पे देखो टोटल एसेट्स देके रखा हुआ है, वही बैलेंस शीट वाला बात आ गया। टोटल एसेट्स, टोटल डेट और करेंट लाइबिलिटी देके रखा हुआ है। तो टोटल एसेट मेरा कितना है, 1,25,000। इसमें अगर हम लोग माइनस कर दे, क्या क्या चीज बोलो तो, हाँ, एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लो, देख लो तुम लोग अपने हिसाब से। एसेट्स में कितना आ गया, 1,25,000 रुपया, ठीक है। टोटल डेट कितना हो गया, 1 लाख का। इस 1 लाख में दो भाग है, एक 50,000 का करेंट, तो 50,000 क्या हो गया, नॉन करेंट, है ना। ये सीएल है तो ये एनसीएल है। तो इक्विटी कितना का आ गया बोलो तो, 25,000, बस हो गया। तो देखो 50,000 डिवाइड बाय 25,000, 2:1 आ गया ना, खत्म, है ना। 50,000 अपना आ गया क्या, ये नॉन करंट लाइबिलिटी यानी कि डेट, क्योंकि ये टोटल डेट है, तो टोटल में से करंट माइनस करेंगे तब ना एनसीएल निकलेगा। तो एनसीएल मेरा कितना हो गया, 50K का, और इक्विटी मेरा कितना निकल गया, 25K का आ गया, 2:1, ठीक है, ठीक है, सभी का आ गया, ठीक। चलो अगला सम, नहीं आया तुम्हारा, किसको, अच्छा इसको, ठीक है। अभी हम लोग बात किए कि यहाँ पे टोटल एसेट्स देके रखा हुआ है और टोटल डेट देके रखा हुआ है। तो टोटल अगर डेट मेरा है, उसमें दो भाग हो गए, टोटल मतलब पूरा मिला के, उसमें से अगर करंट वाला को हटा दें तो बचा हुआ क्या रह गया, नॉन करंट, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल डेट मेरा कितना है, 1 लाख रुपए का। उसमें से 50,000 का हम क्या किए, करंट लाइबिलिटी हटा दिए, तो बचा कितना, 50,000, जो नॉन करंट लाइबिलिटी है या फिर लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। तो 50,000 का मेरे लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अब हमको निकालना क्या था, इक्विटी। तो इक्विटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स में से अगर हम लोग टोटल डेट को माइनस कर दें, तो जो बचा हुआ रह गया वो क्या हो गया, इक्विटी का पोर्शन हो गया। तो 1,25,000 का टोटल एसेट था, उसमें से टोटल डेट हम लोग 1 लाख माइनस कर दिए, तो बचा हुआ अमाउंट मेरे लिए इक्विटी रह गया। तो क्या हो गया देखो, 50,000 का डेट और 25,000 का इक्विटी, 2:1 रेशियो आ गया। बनाओ, हाँ बना लो। ऐसे डेट इक्विटी रेशियो में कुछ हार्ड सम कभी नहीं आता है, ऐसा ऐसा ही सम होता है, बस थोड़ा बहुत जनरल रिजर्व और ये सब मिल जाता है।
इसमें डेट इक्विटी में, हाँ हाँ वो काम के लिए रखे हैं। क्यों काम नहीं रहेगा, उससे बहुत बड़ा काम करना है तुमको। तुम देख रहे हो वहां पे साइड में दो सॉफ्ट बॉक्स को बना के रखे हैं, यहाँ पे इधर काटी ठोक दिए, इधर से एक लाइट, हम यहाँ पे काले लग रहे हैं ना। अरे सच्चाई है, मतलब एक उधर लगाएंगे, दोनों साइड से सॉफ्ट बॉक्स का लाइट रहेगा, तभी ना चमकेंगे। अभी हम थोड़ा डार्क डार्क से आ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी जिंदगी में डार्क लुक का भी फील करना चाहिए, ऐसा कोई बात थोड़ा ही है। तारीफ थोड़ी है, कोई गोरा हो गया तो तारीफ हो गया उसका ना। चलो अगला। हाँ यही वाला ना, इंक्रीज और डिक्रीज वाला में तकलीफ होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है क्या कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा हमको लोग को देखना है। यहाँ पे क्या है, फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमको बताना, अगर इक्विटी शेयर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या इससे मेरा डेट भी बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा ना डेट, इक्विटी बढ़ रहा है पर डेट नहीं बढ़ रहा है, और डेट बाय इक्विटी, तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया किसी का तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज में कि इंक्रीज में। हाँ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, डेट बाय इक्विटी, है ना, ठीक है। तो यहां पे देखो ये लोग एज्यूम कुछ ऐसा ही किया हुआ है, तो क्या होगा अपना ये डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग को ऐसे सोचना है, कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आ रहा है, डेट इक्विटी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। डेटर अगर तुमको लाके पैसा दे दे तो क्या मेरा इक्विटी घटा बढ़ा, डेट घटा बढ़ा, हाँ ना डेट घटा ना इक्विटी घटा, जो था वैसा ही है। तो डेटर से मेरा इक्विटी और क्या बोलते हैं डेट का क्या लेने देना है, कुछ भी लेने देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नो चेंज। अगला है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, सामान बेच दिए कैश बेसिस में, क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, नो चेंज, है ना। इससे हमको क्या लेना देना है, क्योंकि हमको सिर्फ देखना क्या है डेट और इक्विटी। तो इसमें तुम्हारा जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि बढ़ रहा है घट रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही कि हम लोग को ये पता मतलब ध्यान नहीं रहता है कि किसका इंपैक्ट डेट पे जा रहा है और किसका इंपैक्ट इक्विटी पे जा रहा है, ठीक है। अगला रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसका इंपैक्ट जाएगा क्या, हाँ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि रिडम्पशन होगा तो मेरा डेट घटेगा, और डेट घटेगा तो मेरा क्या हो गया ये, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कोई फर्क पड़ेगा, हाँ क्यों, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गया, अनचेंज्ड हो गया। अगला आते हैं, चलो पहला, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिए इक्विटी में, है ना, तो क्या होगा,
है ना, तो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, पक्का। अगला, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट प्रॉफिट, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, प्रॉफिट है तो इक्विटी में जाके ऐड हो जाएगा, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, कि प्रॉफिट है तो वो इक्विटी में जाके ऐड होता है, तो इक्विटी में चला गया। फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस, हाँ, इससे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेरा क्या हो गया, डेट बढ़ रहा है इसी कारण से। ठीक, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता मेरा इसके ऊपर में। कौन सा बोलो? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब ईएमआई वगैरह पे ले लिए हम लोग। ठीक है, तो ईएमआई मतलब लॉन्ग टर्म लोन का बात हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म लोन का बात हुआ मतलब डेट मेरा बढ़ गया, तो इसीलिए तुम्हारा डेट में हम लोग को बढ़ा देना है। ऐसे ही तुम अमाउंट अपने मन से एज्यूम करना और बनाना है। अगला आता है अपना टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसमें भी बड़ा ही आसानी से, इसके अंदर में क्या है, क्वेश्चन में ही तुमको अपना आंसर भी मिल जाता है कि टोटल एसेट चाहिए और डेट चाहिए। अभी अभी टोटल एसेट निकालना हम लोग सीख लिए हैं, क्या है उसका फॉर्मूला, तो बचपन से तो करते आ रहे हैं हम लोग कि करंट लाइबिलिटी, सॉरी, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को जोड़ दिए, आ गया, बस इतना ही तो बात है। तो टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट, डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म डेट का बात नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म डेट का बात हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म डेट के अंदर में क्या आ रहा है, वही सेम चीज, और टोटल एसेट के अंदर में क्या आ रहा है, बस दो आइटम, और कुछ खास नहीं, एक हो गया नॉन करंट और एक हो गया करंट एसेट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी मतलब क्या हो गया, प्रोप्राइटर का इक्विटी होता है ना, इसीलिए क्या हो गया, इक्विटी टू अपना टोटल एसेट आ गया तुम्हारा। तो इक्विटी या शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी कैसे निकाल लेंगे हम लोग, आइटम दिया हुआ था, है ना, कौन कौन सा आइटम था बोलो तो? हाँ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट और प्रिलिमिनरी को माइनस करना है, और अगर किसी तरह का लॉस रहा तो माइनस होता है, हम लोग जानते ही है ना। वही टोटल एसेट में बस दो ही आइटम आता है, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट्स। ठीक है, आओ बनाओ। ठीक है, इसमें टोटल एसेट टू डेट बनाना और प्रोप्राइटरी दोनों बनाना है। आ जाओ, देखिए कितने जल्दी तुम बना सकते हैं एकदम कम टाइम में। हाँ, क्वेश्चन क्या बनाते बनाते तो बन ही जाएगा, चलो कर लो, हो जाएगा।
ठीक है, तो तुम लोग अभी आंसर कुछ ऐसा ही आया होगा, है ना। 1.5:1 टोटल एसेट टू डेट रेशियो, और अपना प्रोप्राइटरी रेशियो में तुम्हारा शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय, ठीक। इतना ही आया, बनाना स्टार्ट भी नहीं किया अब तक। तुम कहाँ बनाई, देखो कहाँ गाड़ी। तो टोटल ये सब कहाँ से निकाले अमाउंट, ये सब हाँ उससे, हाँ तो वो लोग क्या किया ना, टोटल डेप्ट से माइनस कर लिया, बात तो एक ही है। चलो देखो इधर कैसे बनाए। पहले टोटल एसेट्स निकाला गया, टोटल एसेट्स के लिए दो आइटम यहां पे देके रखा था ऑलरेडी, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। तो अगर ये दोनों को जोड़ दे तो मेरा टोटल एसेट्स निकल के आ जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग है और लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन है, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स और टोटल डेट निकल गया, तो टोटल एसेट बाय डेट रेशियो कितना हो गया, 2,25,000 डिवाइड बाय 1,50,000। वही प्रोप्राइटरी का बात करें तो शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहां से लेके यहां तक अगर ये सारा आइटम को हम लोग माइनस कर दे किस चीज से, टोटल एसेट से, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि सारा डेट को हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन बचेगा। तो 1,80,000 ये हो गया 2,25,000, 2,25,000 में तुम ये तीनों आइटम को माइनस कर दो, तुम्हारा आ जाएगा इक्विटी, है ना। ऐसे ही बनाया है, ठीक है। एग्जाम के अंदर में ये सारा हम लोग को साथ साथ में लिखते जाना है, वरना मार्क्स कट जाएगा। ये अगर मान लो आंसर नहीं भी आ रहा है और फॉर्मूला लिख दिया ना, तो भी हमको 0.5 मार्क्स मिल जाता है। हाँ ऐसे ही लिखेंगे, नीचे बनाए फिर लिखे फिर बनाए, फिर अपना आ गया आंसर। और ये सेकंड हो गया अपना शेयर होल्डर फंड, स्वीटी देखो जल्दी। तुम समझना नहीं चाह रही हो, तुम, और तो समझ में कैसे नहीं आ रहा, इतना सिंपल सा चीज, उससे क्या फर्क पड़ता है। रेशियो का खूबसूरती यही है कि हर एक रेशियो में नया टॉपिक है, पिछला नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। पहले में क्या था, रेशियो का सिर्फ हम लोग क्या पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसका डेफिनेशन, है ना। तो उससे तो कोई लेने देना भी नहीं है, हमको लेना देना है हर एक फॉर्मूला के लिए अलग अलग आइटम से, और वही अलग अलग है। तो अगर मन में है कि पहले हम क्लास नहीं किए तो इसके कारण समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये बड़ा फेमस सा है, एग्जाम में कई बार पूछे जाना वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बात करें हम लोग, इसमें निकालना है हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या ये हम लोग पहले निकाल चुके कहीं पे, कहां निकाले, कैश फ्लो में बिफोर टैक्स था, इंटरेस्ट नहीं। और कहां निकाले हम लोग, तो ईबीआईटी एंटरप्रेन्योरशिप में निकाला होगा, ईबीआईटी बीएसटी में निकाला होगा, है ना। कई जगह तुम ये सब किया होगा, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट का बात कर रहा होगा। तो ईबीआईटी का मतलब क्या है, हाँ ईबीआईटी, हम लोग को निकालना क्या है, ईबीआईटी निकालना है। सिंपल बात करें हम लोग ईबीआईटी का, तो हम लोग वहां पे ना बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप में ईबीआईटी निकाल रहे थे, हम लोग वहां पे ईएटी निकाल रहे थे, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल रहे थे और वहां से ईपीएस निकाल रहे थे।
चलो वहां पे क्या करते थे देखते हैं। यहाँ पे ईबीआईटी रहता था, है ना, याद है। इसमें तुम लोग माइनस किया करता था इंटरेस्ट, याद है। तो क्या निकल के आता था, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना। अब ईबीटी में माइनस तुम लोग करता था टैक्स, यहां पे एंटरप्रेन्योर सबका है ना। तो ये क्या निकल के आता था मेरा, ईएटी, यही तो था, ईएटी। और फिर वहां पे तुम निकालता था ईपीएस, ये बीएसटी वाला और एंटरप्रेन्योर बता दिए। तो ईएटी डिवाइड बाय क्या करता था तुम, शेयर होल्डर, मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर, है ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो मेरा ईपीएस निकलता था अर्निंग पर शेयर। ऐसे ही कुछ हम लोग वहां पे किया करते हैं, लेकिन इसमें हमको निकालना क्या है, ईबीआईटी। हमको यहां से ऐसा उल्टा चलना है। तो अगर उल्टा चलेंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ ऐड करते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में हमको क्या देके रखेगा, यहां पे हम लोग को ईएटी देके रखेगा, तो ऐड क्या करेंगे हम लोग, टैक्स, ठीक है। फिर ऐड क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट, तब मेरा क्या आएगा, ईबीआईटी। लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ, ये टैक्स में हम लोग को जमीला पड़ जाता है। हम लोग कोई चीज निकालते हैं, 100 का 10%, कितना हो गया, 10, है ना। तो अगर हम लोग ऐसा करें, 100 - 10%, कितना आ रहा है, 90। लेकिन अगर 90 में 10 प्लस ही जोड़ दे, 10% ही जोड़े, तो क्या मेरा आएगा, नहीं आएगा, है ना, नहीं आता है ना, एक घड़ी आ रहा है। क्योंकि हम लोग प्लस तो कर रहे हैं 90 के ऊपर में, और यहाँ माइनस किए थे 100 के ऊपर में, तो ये परसेंटेज, तो यही सेम झमेला यहाँ भी होने वाला है। ये जो यहाँ पे ईबीटी में हम लोग टैक्स माइनस किए थे, और ईएटी में अगर सेम रेट अगर प्लस कर दे, तो क्या आंसर आएगा, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हम लोग को यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना चाहिए। प्रॉफिट निकालते थे कॉम्परेटिव कॉमन साइज के अंदर में, हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं निकालते थे, ठीक है। ठीक है, ये देखो, जितना भी रेट रहेगा उससे ये करते हैं। इसका एक फॉर्मूला क्या बन के निकल रहा है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ईएटी देके रख दिया जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स देके रख दिया, कितना, 1,98,000, और यहां से हमको जाना कहां पे है, ईबीआईटी तक जाना है, ठीक है। तो अगर ईबीआईटी तक हमको जाना हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ, बताओ। यानी कि हम लोग के पास दिया हुआ क्या है, ईएटी देके रखा हुआ है ना। इस ईएटी में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 100/100 माइनस टैक्स, 100/100 माइनस टैक्स, और इसमें अगर हम लोग जोड़ दें इंटरेस्ट, तो मेरा ईबीआईटी निकल के आ जाता है। करके देखें, कितना है, 1,98,000 इंटू 100/100 माइनस टैक्स का रेट कितना है, 40, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 2 लाख का 15%, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया, 30,000 ना, प्लस 30,000 रुपया। तो देखो कितना हो गया, 1,98,000 इंटू 100/60 प्लस 30,000, कितना आ रहा है, बोलो बोलो, कितना आ रहा है, जल्दी, 1,60,000, 3,30,000, 3 लाख,
अच्छा, टोटल हो गया 3,30,000 और प्लस 30,000 का इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी मेरा आ गया 3,60,000 का, है ना। ईबीआईटी आ गया 3,60,000 का। तो तुम लोग अपना कॉपी के अंदर लिखो ईबीआईटी का फॉर्मूला, ईबीआईटी का फॉर्मूला लिखो। ईबीआईटी इक्वल टू ईएटी इंटू 100 बाय 100 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन डेट। डेट हमेशा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट का बात हो रहा है, तो ईबीआईटी डायरेक्टली आ जाएगा। इतना फिर झमेला करने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग ईबीआईटी इस ढंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। पक्का? ठीक। और फॉर्मूला था क्या? ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट। तो ईबीआईटी अभी निकला था कितना? 3,60,000। इंटरेस्ट कितना था? 30,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 30,000 काट के तो कितना आ रहा है? 12, है ना। 12×3 = 36। तो 12 टाइम्स अपना आंसर आ गया, ठीक है। निकालो, 12 टाइम्स निकल गया था? नहीं, ठीक है। फॉर्मूला होता रही वाला। इसको मैं उतारना, ठीक है। ये सब घटिया चीज है। इसका आइडियल कितना होना चाहिए? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो मेरे पास जितना बेहतर हो उतना अच्छा। 6 से 7 टाइम्स मेरे लिए आइडल हो गया। ज्यादा है तो फिर कोई दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग अभी फिलहाल कौन सा है? क्लास 12 में। तो उसके ऊपर में कमेंट बाजी करना हम लोग का भी आदत है नहीं, ठीक। तो हम लोग बस सीख रहे हैं, जो आंसर आ रहा है काफी है। हो गया। ये वाला उस फॉर्मूला पे बैठा के निकालेगा, ठीक है, ये पोर्शन को। क्या? डीएवी में नहीं पड़ेगा शायद से। हाँ, नहीं उस सिचुएशन में एक तो गाड़ी करना सब तक मिलके, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि गाड़ी के अंदर में वैसा लोग रहे जो डिस्ट्रैक्टिव ना हो, ठीक है। क्योंकि कई लोग होता है ना शौकीन, कि एग्जाम देने जा रहे तो माहौल बनाते हुए जाएंगे, पूरा गाना वाना सुनते हुए। हाँ, और घटिया लोग है ऐसा, तुमको दिख जाएगा, तुम देख लेना। आते वक्त तुम गाना बजा लो, और बजाना भी चाहिए।
है ना, क्योंकि तुमको रिलैक्स फील होगा। एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए, ठीक है, और उसके बाद फिर एकदम मदहोश में क्या हो रहा है, नहीं, गाना सुनेंगे एकदम मस्ती में आते वक्त, लेकिन जाते वक्त नहीं, क्योंकि जाते वक्त अगर सुन लिया तो बहुत दिक्कत हो जाता है हम लोग को। हम तो मानते हैं कि अभी से तुम लोग को इंस्टा ये सब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कोई अगर इंस्टा पे है, कोई स्नैप पे है, या फिर क्या बोलते हैं शॉर्ट्स देखते रहता है, तो ये सारा चीज छोड़ना चाहिए हम लोग को फिलहाल, क्योंकि अभी जितना हम आइसोलेट होंगे उतना बेहतर मार्क्स आएगा। एकदम फुल्ली आइसोलेट हो जाना है, कोई मतलब नहीं है, घर में खाना मिला खाना खाए बात खत्म। दोस्त के साथ क्या कर रहा है, दोस्त कहाँ घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मूड फ्रेश करने के लिए कभी फोन कर लिए, हो गया बात, रख दिए। ये नहीं कि फिर चैट करने में लग गए, अब पूरा माहौल खराब हो जाएगा तुम्हारा। जितना चैट करेगा उतना टाइम बर्बाद होगा, जितना कम टाइम तुम बर्बाद करेगा उतना बेहतर मार्क्स आएगा, यही चीज है। तो बेहतर है अभी से तुम आइसोलेट हो जाओ, ठीक है। ट्यूशन आना है, क्लास किया, घर गया, फिर अपना पढ़ा, डाउट्स है पूछ लिया, बस यही करना है हम लोग को, और क्या। ज्यादा अभी दिमाग लगाए वैसे कुछ फायदा होगा नहीं तुमको, बाकी पढ़ो बढ़िया रहेगा। और कुछ लोग देखना हमेशा रहेगा तुम्हारा ग्रुप में, क्योंकि तुम जब किसी के साथ में जाएगा दूर तो ज्यादा लोग चाहिए होगा गाड़ी करने के लिए, है ना। तो 8-9 लोग, एक तुम मान लो कर लिया बोलेरो, 8-9 लोग का सीट हो गया, 9 में से कोई एक निकल जाएगा, हम गाना सुनेंगे बस। तो वो हेडफोन लगा के सुन, तुमको पूरा में नहीं सुनना है। एक तो उससे डरना है, दूसरा उससे डरना है जो बैठ के पूरा खाली ये करे कि ते का पढ़ी का पढ़ी का पढ़ी का पढ़ी का पढ़ी। हम तो इतना कर लिए, तुम ये वाला नहीं पढ़ पाई, हम पढ़ लिए, ऐसा वाले लोग से भी दूर रहना है। तो दो टाइप के लोग से दूर रहना है, पर डिस्कस नहीं करना क्या पढ़े नहीं पढ़े। एग्जाम हॉल में एंटर होने तक हम लोग बेहतर है कि अगर चुप रहे तो सबसे अच्छा है, एकदम चुप। बगल में जो बैठा है बैठा रहो, कोई बात नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। अगर उस माहौल में तुम जाता है, देखना एग्जाम तुम्हारा बेहतर जाएगा। जितना बातचीत करेगा, बात होते होते पढ़ाई में घुस ही जाएगा, और पढ़ाई में एक बार घुस गया तो फिर बस टेंशन आ जाएगा कि ये नहीं किए वो नहीं किए। अचानक सोचो तुम्हारा कोई दोस्त बोल दिया ये वाला क्वेश्चन की, नहीं यही तो आता है एग्जाम में, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ। जल्दी बता, नहीं पहला आएगा कि हम कुछ पढ़ भी नहीं किए हैं, जबकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। मेरे साथ ऐसा हुआ था, सीएमए फाउंडेशन का मेरा एग्जाम था, और मैथ्स हम अरविंद सर के पास पढ़ते थे। और अच्छा क्या था कि मैथ्स का ट्यूशन हम लिए, अपना जो दोस्त लोग था ना उन लोग को हम पढ़ा रहे थे, दोनों साथ साथ चल रहा था, ठीक है। एक तो अपना पढ़ भी रहे वहां पे, और दूसरा अपना दोस्त को पढ़ा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई था मेरा कि हम तो अपना दोस्त लोग सबको पढ़ा दे रहे हैं। मेरा कुछ दोस्त लोग जाता भी था और कुछ को हम पढ़ाते भी थे, तो इस ढंग से चलता था। तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थे। अब हुआ ये कि एक बार एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, जिस दिन मैथ्स का एग्जाम था, बस में बैठे हम लोग, आसनसोल का केवी में पड़ा एग्जाम। मेरा एक तो दोस्त हमसे 2-3 वो सवाल पूछ लिए, हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन का था, ठीक है। अब सीएमए फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन का सम है, उस लेवल का तो सारा किए थे। वो लड़का कहाँ से करके आया था पता नहीं। मैंने तो पूछा ये सब नहीं किया, अबे यही सब तो आता है, ते का किया, ते लोग सब पे जा, ते को पढ़ाया है, ते लोग भी गया, बस ऐसा बोल दिया। कॉन्फिडेंस मेरा इतना खराब हुआ, एग्जाम हॉल के अंदर में बैठा हुआ और मैं कुछ नहीं आ रहा था। सामने जो लड़का को हम पढ़ाए थे उसको हम बोल रहे थे कि भाई ते फॉर्मूला बता खाली, हम कर लेंगे। वो मेरे को फॉर्मूला बता रहा है, हम सम बना रहे हैं। और कितना शायद मेरा 58-59 मार्क्स आया, वरना इजीली मैथ्स के अंदर हम 80 प्लस लेके आते। वो तो तेज बच्चा था, वो टॉपर लगा था, हम तो एवरेज थे। मेरे साथ ही कांड हो गया ना। है ना, एवरेज बच्चा लोग कितना स्ट्रगल करके पढ़ता है, अमीरों को पता है। और कोई अगर तेज बच्चा आके बोल दे सब बात, कैसा लगेगा, एकदम बहुत दुख होता है। तब एक एवरेज बच्चा का सबसे बड़ा दिक्कत यह है ना कि असली टॉपर को पता ही नहीं चलता है। वो मान रहा होगा अगर एक दिन ये सम बना लिया ना, बहुत पढ़ रही है, यही पढ़ रही है, ठीक है। और टॉपर लोग एकदम बिंदास है, पढ़ने कितना भी टॉप तो हम ही करेंगे। आया टर्न ओवर रेशियो,
ठीक है, और उसमें क्या है? हाँ हाँ, अरे टोटल एसेट डेट तो भी बनाए तो हम डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है हम बोल दे रहे हैं फिर भी, नहीं नहीं बोल दे रहे हैं। एक वो बोली क्या, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है कि हम लोग को, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल, है ना। और फॉर्मूला हो सकता है क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, है ना। और फॉर्मूला हो सकता है क्या, एनसीए प्लस सीए माइनस सीएल। और हो सकता है क्या, एनसीए प्लस डब्ल्यूसी, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या, सीए माइनस सीएल, है ना। तो बस ये इतना सारा फॉर्मूला हो सकता है अपना कैपिटल इंप्लॉयड का। हाँ पर कभी कभी वर्किंग कैपिटल दे देगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या है, तो देखते देखते बन गया शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। तो उसके बैलेंस शीट में तो दो तीन आइटम था ही लाइबिलिटी साइड में, तो टोटल एसेट में सीएल माइनस कर दिए। अब टोटल एसेट मतलब क्या हो गया, एनसीए प्लस सीए, है ना। अब हमको दिखा सीए माइनस सीएल, तो अच्छा सीए माइनस सीएल डब्ल्यू सी होता है, तो एनसीए प्लस डब्ल्यू सी, फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला तो ऐसे देखते देखते बन जाता है, उतना फॉर्मूला रट्टा मारता कोई क्या, आज तक मारा रट्टा कोई फॉर्मूला, बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर रट्टा मार रहे थे हम लोग। क्या था फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी, हो गया तो, हाँ ठीक है, याद है याद है। अरे बहुत मार खाए हैं इसके लिए, सब लोग मार खाया है, याद तो ऐसे ही रह जाता है। नहीं उस सब का इतना मार नहीं खाए, पता नहीं, साइन कॉस ये सब भूल गए, इतना है साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 था, है ना। अच्छा कॉ, उसके बाद क्या क्या था पता नहीं, साइन कॉस खत्म हो गया, ये उतार लिया। तो आंसर क्या था, मतलब क्वेश्चन मेरा कि डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड, है ना। तो डेट मतलब कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो यहां पे देखो एनसीएल दिया हुआ है, एनसीएल डिवाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड कर देगा, तो अपना क्या निकल के आता है, डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो, ठीक है। फिर है टोटल एसेट टू डेट, यही था ना, ये डेट टू टोटल एसेट क्या था, हाँ। तो टोटल एसेट निकालना हम लोग को आता ही है, ठीक है, हाँ कर लिए, एनसीए प्लस सीए टोटल डेट डिवाइड बाय, सॉरी टोटल एसेट डिवाइड बाय, बस खत्म बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर मतलब, है ना, पलटना, ठीक। तो जिंदगी में इससे तो जिंदा इंसान कुछ करता ही नहीं है। टर्न ओवर मतलब इसमें यह देखना होता है कि हम लोग के पास मान लो स्टॉक आया, तो स्टॉक कितना टाइम में खत्म हो जाएगा, एक बार स्टॉक लेके आए और वो कितना टाइम में खत्म होकर नया फिर आ जाएगा। मेरे पास डेटर्स है, तो कितना टाइम में डेटर्स मेरा मेरा पेमेंट कर देता है। मेरे पास क्रेडिटर्स है, हम क्रेडिटर्स को कितना टाइम में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज मेरा क्या होता है, एक टर्नओवर चलता रहता है, कि पुराना गया फिर नया फिर पुराना फिर नया, और ये चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, टर्नओवर रेशियो के अंदर में आ रहा होता है। तो turnover ratio refers to the ratio that are calculated for
measuring the efficiency of operation of business based on effective utilization of resources. तो क्या अपना रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन कर पा रहे कि नहीं, या फिर स्टॉक लाके रखे और सिर्फ पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। डेटर लेके अपना सामान लेके चल जा रहा है पर पैसा नहीं दे रहा है, हम लोग इसे सामान खरीद के लेके आ रहे हैं और उसको पैसा नहीं दे रहे हम लोग। तो ये सारा चीज ना हो, अपना बिजनेस सही ढंग से रन कर सके और एफिशिएंट ऑपरेशन चल रहा है, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, टर्नओवर रेशियो। और इसी कारण से इसका एक और नाम है एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो या तो टर्नओवर रेशियो या फिर इसको एफिशिएंसी रेशियो भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट होता है किसमें, अब इसमें देखो अलग अलग रेशियो हो गया। पहला क्या हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बिजनेस के पास कितना इन्वेंटरी है, तो इन्वेंट्री कैसे टर्नओवर होगा, जितना सेल होगा, है तो जब जब सेल होगा तब तक क्या होगा, इन्वेंट्री मेरा टर्नओवर हो जाता है। इसीलिए क्या रखा गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, सीओजीएस का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और इन केस अगर ओपनिंग या क्लोजिंग का डेटा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इन्वेंटरी दे दिया है, तो उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं कि वही एवरेज है। ठीक है, हाँ वही एवरेज होता है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, क्या हम लोग करते थे बताओ ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस आता था, है ना। यहां पे क्या हो गया, नाम थोड़ा सा बदल गया, सेल्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बाकी तो वही है, स्टॉक को इन्वेंट्री बोल दे रहे, तो कोई बड़ा भारी बात हो जा रहा है क्या, ना ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे हम लोग नेट परचेज, और ऐड करेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मेरा सीओजीएस आ गया, फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, ऐसा भी तो निकालते थे, सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू क्या था, ये बता लो, ए पानी लो।
चलो, और जब तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, तो 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या फिर अगर मंथली पूछा तो 12 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर तुमसे पूछ लिया क्या बोलते हैं उसको वीकली, तो 52 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जैसा रहेगा उसके हिसाब से लोग वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, 52 वीक होता है ना। ठीक है, तो लिख लो इसको, एज ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। हो गया। ये था एक ट्रेडिंग अकाउंट, याद है ना। इससे क्या हम लोग जीपी निकाल सकते हैं? जीपी तो दिया हुआ है, क्या इससे हम लोग सीओजीएस निकाल सकते हैं? दो तरीका से निकल सकता है। पहला, 9 लाख माइनस 3 लाख, 6 लाख मेरा आ गया सीओजीएस, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सेल्स में से माइनस करते हम लोग जीपी। एक ये तरीका है। दूसरा, ये तीनों को जोड़ दो और इसको माइनस कर दो, तो देखो कितना है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, 7 में से एक गया 6 लाख। तो तुम उधर से करो इधर से, आया कितना, 6 लाख ही। तो सीओजीएस निकाले अगर हम लोग, एक क्या हो गया, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितना का है, 9 लाख रुपए का है, माइनस जीपी कितना का है, 3 लाख का। तो आ गया सीओजीएस मेरा कितना, 6 लाख रुपया। दूसरा तरीका से अगर हम लोग बनाए तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट वेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग देके रखा था 2 लाख, प्लस परचेज देके रखा हुआ 3 लाख, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फिर से 3 लाख का, और क्लोजिंग हो गया 1 लाख माइनस कर दिए। तो भी जो मेरा आंसर है वो कितना आ रहा है, 6 लाख की। तो दोनों ही सिचुएशन में 6 लाख रुपया ही आ रहा है। ठीक है, तो इधर से निकालो उधर से, बात बराबर है। इसी को हम लोग सीओजीएस बोल रहे होते हैं। अब देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री देकर रखा हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी देकर रखा हुआ है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख का मेरे एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। ठीक है, तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 6 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स, है ना। ये टाइम्स में निकलता है क्योंकि टर्नओवर क्या होता है, टाइम्स में होता है, तो 4 टाइम्स आ गया। वही अगर तुमको इसका एवरेज एज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 365 डिवाइड बाय 4, काट कुट के जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कितना दिन में चेंज हो जाता है एवरेज एज। मतलब अगर मेरे पास इन्वेंट्री आता है तो कितना टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 365 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 91.25, यानी कि लगभग 91 डेज अप्रोक्स। ठीक है, इसमें हमेशा अप्रोक्स लिखना, ठीक, क्योंकि डेज हमेशा अप्रोक्स में ही जाएगा। अब 91.25 है तो हम लोग क्या लिए, अप्रोक्स 91 डेज। 50 से ऊपर जाता तो 92 लिखते और अप्रोक्स ले लेते 92 डेज। तो हर 91 डेज में मेरा एक बार इन्वेंट्री आता है और खत्म हो जाता है। बस इतना ही कहानी इसका है। तो आज के लिए यहां तक, अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर से नया कोई टॉपिक लेके। बाय बाय।